हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, ये सीरीज जो मैंने शुरू की है 25 कोर टॉपिक्स की। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एक एक टॉपिक की आपको डिटेल वीडियो मैंने दी है, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं और टॉपिक को समझ भी रहे हैं कि टॉपिक है क्या। ये 25 कोर टॉपिक्स मैं बता चुका हूँ। पिछले जो 10 क्वेश्चन पेपर हैं उनका निचोड़ है। निचोड़ से मतलब कि हर एक पेपर को एनालाइज करते हुए ये 25 कोर टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। हालांकि कुछ और टॉपिक्स भी अभी निकल सकते हैं, तो 25 से प्लस ही हो जाएंगे। और अगर मैं मान के चलूँ इनमें से कितने मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है केवल 25 क्वेश्चन से, तो 25 कोर टॉपिक से आपके लगभग 200 मार्क की प्रोबेबिलिटी है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिंपल तरीके से मानूँ कि अगर 25 क्वेश्चन भी एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी आता है इनमें से, ठीक है, तो आपके 100 नंबर तो पक्के हो गए। और मैक्सिमम जो ये टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक है जो रिपीटेड है। रिपीटेड से मतलब है जिनसे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जिनसे 2 या 3 से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और अगर मैं 2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ तो 25 दूनी 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। 50 क्वेश्चन बैठते हैं 200 नंबर के, तो 100 से 200 नंबर के बीच के ये सिर्फ 25 टॉपिक हैं। आप ये समझिए 500 नंबर की वेटेज में 100 से 200 नंबर के जो टॉपिक्स है, 25 टॉपिक फिलहाल, ये कितना मायने रखते हैं। ठीक है, एंड दिस सीरीज इज लाइव ऑन यूट्यूब नाउ। ठीक है, 1 अप्रैल से लाइव हो चुकी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो टॉपिक नंबर जो हमारा आज का रहेगा, टॉपिक नंबर 2 की वीडियो है, ये है डैनियल सेल। और आपको पता होगा डैनियल सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे डैनियल सेल होता क्या है और उससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो सभी आज हमें समझने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आप पूरी कर लेते हैं 25 कोर टॉपिक्स की, तो समझ लीजिए आपके 200 नंबर पक्के हो जाते हैं। एक तरह से स्कोर बूस्टर सीरीज है। और 25 कोर टॉपिक्स की एक सीरीज तो ये चलेगी जिसमें हम 25 कोर टॉपिक्स करेंगे। फिर इसका पार्ट बी भी आने वाला है जिसमें और कुछ और टॉपिक्स भी हम देखेंगे। ठीक है, वो सीरीज होगी सीरीज नंबर 2। तो ये फर्स्ट सीरीज है जिसके टॉपिक नंबर 2 है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, किसी भी टॉपिक की पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डैनियल सेल। तो देखिए डैनियल सेल होता क्या है। डैनियल सेल आपने देखा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये है क्या, इट इज़ अ टाइप ऑफ वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। ये वोल्टाइक या फिर गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जाम्पल है। गैल्वेनिक सेल का क्या है, ये एग्जाम्पल भी आप इसे कह सकते हैं, इसका टाइप है। ओके, ठीक। अब ये करता क्या है, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है यानी जो केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी होती है, वो किस में बदल देता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, लिखता भी रहूँगा। कुछ चीज़ें जो मेन रहेंगी वो हिंदी में भी लिखता रहूँगा। बाकी तो आपको पता ही है केमिकल वगैरह को हिंदी में लिखना पॉसिबल नहीं होता। खैर, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। ये एक गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल का एग्जाम्पल है और क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर जो इस तरह से है वो मैं आपको बता दूँ। देखो, इसमें ना 2 बीकर होते हैं, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। ठीक है, पहले वाले बीकर में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भरा होता है। किसका भरा होता है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन भरा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या होता है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है और इसमें एक जिंक रोड, जिंक यानी जिंक मेटल जो है उसकी एक इलेक्ट्रोड इसमें डूबी रहती है। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड वाले की बात करें, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। किसका होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप रहती है। ठीक, अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम आउटर सर्किट में वायर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वायर से कनेक्ट करते हैं जिसमें एक वोल्टमीटर लगा होता है जो ये नापता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, वोल्टमीटर से हम पता कर लेते हैं। और एक सॉल्ट बेस दोनों बीकर्स में डिप रहता है इस तरह से। ठीक है, ये आप यू शेप की ट्यूब है जो उल्टी होके इसमें लगाई गई है। ठीक है, इन्वर्टेड करके इसमें लगाई गई है। तो ये क्या करता है, ये दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन है, उनको मिलाता है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आया। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होती है, लेफ्ट को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। इसमें जिंक रोड होती है, किसमें, ZnSO4 के सॉल्यूशन में जिंक रोड होती है। ठीक है, जिंक की रोड होती है किसमें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। और जो राइट वाली साइड है जिसे हम रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं, उसमें कॉपर की रोड होती है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। एक बहुत अच्छी चीज़ आपको यहाँ से पता लगी, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर तो हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, करंट का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात करते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो जब भी करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनोड से कैथोड की तरफ भागेंगे। ठीक है, एंड द करंट मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जो करंट होगा वो कैसे भागेगा, कैथोड से एनोड की तरफ, यानी करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टा चलता है, बिल्कुल हमें पता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, तो ये हमें पता है। तो अब मैं अगर कहने लगूँ एक और चीज़ है कि अगर कोई पूछने लगे आपको एनोड और कैथोड की वजह ही पूछने लगे, जिंक और कॉपर में, जिंक रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं दैट जो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करते हैं वो कहाँ करते हैं, जिंक टू कॉपर फ्लो करते हैं, और जो हमारे करंट होता है, जो इसमें विद्युत ऊर्जा बनती है, वो कहाँ चलती है, वो चलती है कॉपर टू जिंक। ये आप चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ये चलती है हमारे जिंक दैट इज जस्ता, जस्ता से तांबा की ओर, ठीक है, और जो करंट चलता है वो चलता है तांबे से जस्ते की ओर। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नाउ करंट इन द आउटर सर्किट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। अब ये पता लग गया हमें जो वायर में करंट है वो तो किससे है, किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। अब सर जो ये सॉल्यूशन है इसमें भी तो सर्किट पूरा करने के लिए करंट दौड़ेगा, तो जो करंट होता है इनर सर्किट में दैट इज इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इनटू द सॉल्यूशन करंट जो होता है ड्यू टू आयंस होता है, आयंस के फ्लो के कारण होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, यहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक। अब मैं इसको एक और डिटेल में थोड़ा सा और चीज़ें बता देता हूँ, एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको अलग से, ओके। तो ये जो दो सॉल्यूशन बनाए मैंने, ठीक है, ये वाला जो हमारा है ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इधर वाला जो है हमारा वो किसका है, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो दो सॉल्यूशन हमारे हो गए। अब दो सॉल्यूशन होने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो इधर वाले में जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो इधर वाला इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है, वो बना होता है जिंक मेटल का, ठीक है। तो मैं इसे इससे बना देता हूँ, ये हमारा जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और जो इधर वाले में होता है वो होता है कॉपर का, दैट इज ऑफ ब्राउन, तो ये ब्राउन कलर का बना देता हूँ, तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक। दोनों लगभग सेम ही, जिसका सॉल्यूशन लेते हैं उसी मेटल के इलेक्ट्रोड लेते हैं, हो गए। अब हमें पता है आउटर सर्किट में हम इसे कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, तो वायर के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं आउटर सर्किट में, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि कितनी वोल्टेज इसमें जनरेट हो रही है, ओके, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब सुनो, अभी सर्किट पूरा नहीं है, ठीक है, हमें पता है एक सर्किट होने के लिए क्लोज सर्किट जरूरी है, तो इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगता है इस तरह से। एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और इसमें क्या भरा होता है, या इधर KCl KNO3, ठीक है, इस तरह का कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा होता है, ठीक। इतनी बात तो समझ में आएगी फ्रेंड्स, ये होता है क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अब होता क्या है, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो जिंक होता है, ये जिंक मेटल, ठीक है, यहीं से रिएक्शन शुरू होती है। तो जिंक जो मेटल होता है, जिंक जो मेटल होता है वो मेटल है तो सॉलिड स्टेट में होगा, वो क्या करता है, जिंक आयन बनाता है, जिंक आयन बनाता है, दैट इज Zn2 पॉजिटिव आयन बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब जो जिंक आयन बने, जो इस इलेक्ट्रोड पे बने, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव आयन बना और दो इलेक्ट्रोड बने, ठीक है, जिंक मेटल से। तो ये जो आयंस हैं, जो इस पे ये जो आयंस हैं 2 पॉजिटिव, वो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन में जंप कर जाते हैं, सॉल्यूशन में जंप कर जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे इधर वाले इलेक्ट्रोड से, दैट इज एनोड से, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, एनोड, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसे हम एनोड कहते हैं। एनोड से कैथोड की ओर चलने लगते हैं, ठीक है, इधर चले जाएंगे एनोड, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए कॉपर पे। अब यहाँ क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, कॉपर कह रहा है भैया मैं मेटल हूँ, मैं मेटल हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन तुमने भेजे लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। तो अब क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से सुनना, CuSO4 जो होता है इसमें क्या होता है, इसके आयन बनते हैं Cu2 पॉजिटिव आयन बना करके, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कॉपर मेटल बनाते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से एक तरह से क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में से कॉपर आयन बना, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना करके, कॉपर मेटल बना करके इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो जिंक है, जिंक जो है इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड, उसका जो मास है वो कम होने लगेगा, क्योंकि वहां से आयंस जा रहे हैं तो उसका मास कम होगा। और कॉपर जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर आयंस मेटल बन के आ रहा है, तो कॉपर के ऊपर लेयर बनती चली जाएगी,
कॉपर के ऊपर और ज़्यादा लेयर बनती चली जाएगी, किसकी, कॉपर मेटल की, तो जो उसका मास होगा वो इंक्रीज होगा। एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का मास कम होने लगता है और कॉपर इलेक्ट्रोड का मास बढ़ता चला जाता है, ठीक। सेकेंड थिंग, अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। देखो जिंक आयन कूदे किसमें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन की बात करें, तो हम सॉल्यूशन की अगर बात करें कि इन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ठीक है, तो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा क्योंकि उसे आयंस ज़्यादा मिलेंगे और उन आयंस को बैलेंस करने के लिए KCl KNO3 में से आयंस आ जाएगा, तो उसका तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड देखूँ, कॉपर सल्फेट जिसमें से Cu2 पॉजिटिव बन के जा रहा है और मेटल के पास जा रहा है, मेटल बन के जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट रहा है। तो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, ये इस पूरी सेल के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो दोबारा से बताता हूँ, देखो जिंक मेटल जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से आयंस बने, सॉल्यूशन में कूद गए, इलेक्ट्रॉन जो बचे, इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल गए, किधर चले गए, कैथोड की तरफ, ठीक है, कैथोड दैट इज कॉपर की तरफ चले गए, ठीक है। अब कॉपर पे क्या हुआ, जो वो इलेक्ट्रॉन थे वो गेन नहीं कर सकता, तो उसने सॉल्यूशन में से कुछ कॉपर के आयंस बुलाए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, मेटल बनके उसी कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक गए, ठीक। क्योंकि जिंक से आयन चला गया, यानी कि जिंक का जो मेटल था वो चला गया, वो टूट गया, ठीक है, वो टूट गया ना, आयन बना, इलेक्ट्रॉन बना, वो टूट गया, तो वहां से जिंक का जो इलेक्ट्रोड था उसका मास कम होगा, कॉपर का मास बढ़ेगा, एक चीज। सेकंड थिंग, सॉल्यूशन की बात करें तो जिंक सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्योंकि जिंक आयन बढ़े हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, और कॉपर सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन से क्योंकि कॉपर आयन चले गए तो कॉन्सेंट्रेशन घटा है। दिस इज द फिजिकल थिंग, एवरी फिजिकल थिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो एक तरह से हम दो रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर कि जिंक में क्या हो रहा है कि जिंक 2 पॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसमें कॉपर जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए वो क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए डैनियल सेल में, ठीक। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, ठीक है, किस पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे। तो मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। और रिएक्शन क्या थी ऑक्सीडेशन की, हम रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज जिंक जो है मेटल, ठीक है, वो क्या बना रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है, वो आयन कहाँ चला जा रहे हैं, सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, ठीक है। अभी कह रहे हैं रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर, जो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है उसका क्या भाई, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन दैट इज अपचयन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव जो कि एक्वस सॉल्यूशन से हमें मिला, Cu4 से उसने वो इलेक्ट्रॉन 2 गेन करे और मेटल बना के मेटल के इलेक्ट्रोड पर ही चिपक गया, मतलब इकट्ठा हो गया वहीं पे, ठीक है। तो इसलिए जो कॉपर का मास होता है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक। अब दो रिएक्शन हमारे पास आ गई, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों में मिला के कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलती है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर हम लिखने लगे तो हमारी क्या बैठेगी, वो बैठेगी जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है, ठीक है, ये क्या होती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। इसको ध्यान से देख लो, देखो क्या हुआ, हमने दोनों पार्ट को जोड़ दिया, पहले तो जिंक आया, ठीक है, इधर वाला कॉपर सल्फेट आया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इधर जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर, इस तरह से हमने पूरी सेल रिएक्शन लिख दी, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम इसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, जो जनरली कभी कभी हमें सेल ना लिख के दी जाती है, मतलब कि पिक्चर नहीं दिया जाता, पिक्चर के बिना हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें, हम कैसे बताएं कि कहाँ कौन सी चीज़ है, किस तरह से रिएक्शन होगी, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस पूरी सेल को रिप्रेजेंट करने का, लिख कर रिप्रेजेंट करने का, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने का शॉर्टेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो देखो हमारी जो रिएक्शन शुरू हुई थी जिंक से हुई थी, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन भी जिंक से शुरू होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रोड था, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड था, और वो जो आयन बना के किस में गया, ZnSO4 के सॉल्यूशन में गया, वहाँ से सोल्ट ब्रिज को होते हुए उसे आयन्स मिले, और फिर हमारी रिएक्शन जो चली वो चली दैट कॉपर सल्फेट ने कुछ आयन्स दिए, किसको, कॉपर इलेक्ट्रोड को दिए। ये एक पूरी कहानी में ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो जिंक सल्फेट से लेकर के जिंक सॉल्यूशन तक ये वाला जो सेल था इसे हम हाफ सेल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ
सेल, क्योंकि इस पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और कॉपर सल्फेट से कॉपर तक का जो ये हाफ सेल था, इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि इस पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो अपचयन हाफ सेल भी इसे हम कहते हैं। एक और बात, जिंक जो है इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड कैसा था, नेगेटिव था, ठीक है। तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, दैट विल रिप्रेजेंट द एनोड, ठीक है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे इसलिए नेगेटिव था। इसलिए नेगेटिव नहीं था कि इससे रिएक्शन शुरू ही नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए थे, मैंने बताया ना, जिंक में से आयन टूट के तो चले गए, क्या बचा, इलेक्ट्रॉन बचे, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट था वो कैसा था, वो पॉजिटिव था, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करे और इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन के थ्रू न्यूट्रलाइज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, ठीक है ना। इतनी कहानी समझ में आई। तो ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इस पूरे सेल रिप्रेजेंटेशन में एक छोटी सी चीज़ रह गई, दैट इज टू पैरेलल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन, ये क्या है, देखिए ये ही पैरेलल लाइन होती है जिन्हें हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज का क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए सॉल्ट ब्रिज जो होता है इन्वर्टेड ट्यूब, ठीक है, इसमें KCl KNO3 वगैरह का सॉल्यूशन भरा रहता है, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, KCl KNO3 K2SO4। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का क्या उपयोग है। फर्स्ट इट इज कंप्लीट द सर्किट, सबसे पहले कि यही वो चीज़ है जो इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करिए। ऊपर तो वायर लगा दी, लेकिन सॉल्यूशन को कौन आपस में जोड़ेगा, तो वो सॉल्ट ब्रिज जोड़ता है, दैट इज इट कंप्लीट द सर्किट। सेकंड थिंग, इट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज से क्या मतलब है, सुनो ध्यान से, जब जिंक ने आयन बनाए थे, जिंक इलेक्ट्रॉन ने आयन बनाए थे, वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कूद गए। अब जिंक सल्फेट तो ये कहेगा भैया जो मेरे पास सल्फेट है वो बस मेरे लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है, आप देखो किसी और को। तो वो जो आयन्स बनाएगा, भाई जिंक आयन को, जिंक 2 पॉजिटिव को कुछ तो चाहिएगा, कुछ तो नेगेटिव आयन चाहिएगा, वो कौन देगा, वो देगा सॉल्ट ब्रिज। वो सॉल्ट ब्रिज KCl या KNO3 में से उसको आयन्स दे देता है और उसका सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। ये सारी कहानी इसमें होती है। तो इट विल न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, ये न्यूट्रलाइज में जो आयन्स होंगे उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, दैट इज उन्हें आयन प्रोवाइड कर देगा। ओके अब इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, लाइक KCl KNO3 और K2SO4, इस तरह का कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये अपनी तरफ से KCl वगैरह अपना पूरा का पूरा आयंस बन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। एक KCl वगैरह मतलब इसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, दैट्स वाई द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज। तो सॉल्ट बेस का हमें पता लग गया, सर्किट को कंप्लीट करता है, न्यूट्रलाइज करता है सॉल्यूशन को, यानी सॉल्यूशन के लिए आयन प्रोवाइड करता है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आयन प्रोवाइड करता है, ठीक। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है जैसे कि KCl KNO3 K2SO4, जनरली पोटेशियम के यूज हो रहे हैं, आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि सब चीज पोटेशियम के, चाहे क्लोराइड, चाहे नाइट्रेट, चाहे सल्फेट। ओके, शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक। इतनी बात क्लियर है फ्रेंड्स, ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई देखो ये सारी जो चीज़ हुई, ये तो केमिकल वगैरह हुई सब, इलेक्ट्रिसिटी का क्या, वो भी तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट भी तो बनाया, उसका कैसे पता लगे। तो देखो EMF को निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, मैं आपको क्लियर बताऊंगा, दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले आए कैसे, दो फॉर्मूले आए कैसे, समझना ध्यान से। देखो हम जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जनरली हम जो चीज़ें लेते हैं बिल्कुल आइडियल कंडीशन की लेते हैं। आइडियल कंडीशन से मतलब है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या मतलब है, स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब है, मान लो मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया तो मैं इसे 1 मोलैरिटी का लूँगा, ठीक है, किसका लूँगा, 1 मोलैरिटी का लूँगा। अगर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो भी 1 मोलैरिटी का ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, ठीक है, उसे मैं क्या कहूँगा, उसे मैं कहूँगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ शॉर्ट में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन होता है, कौन सा रिडक्शन होता है, तो जिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जिस पे रिडक्शन रिएक्शन हुई वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इतनी बात तो क्लियर, ये तो कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर। अब हमें कभी अगर एग्जाम में लिख के दे दिया दो आयंस का, इस तरह से लिख के दे दिया, तो आपको क्या पता लगेगा इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको अब समझाता हूँ कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है। अगर मैंने ये लिख के आपको दे दिया एग्जाम में, तो इसमें से आप कैसे पता लगाओगे कि हमें ऑक्सीडेशन पे कौन सा रखना है और रिडक्शन पे कौन सा रखना है। तो एक शॉर्ट ट्रिक आज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सुनना, एक एक चीज़ सुनना ध्यान से। हमारा जो ये सिंबल दिया हुआ है, हम दोनों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu, जिसके आगे लिखा हुआ है प्लस के 0.34 वोल्ट, और जो E0 है दूसरे वाला वो लिखा हुआ है जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक, दैट इज इक्वल टू
-0.76 वोल्ट। अब इसमें किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जस्ट लुक बाय द सिंबल, कुछ ना दे, कोई केमिकल रिएक्शन ना दे, कुछ ना दे, आप तब भी ईएमएफ निकाल सकते हो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। देखो आप ध्यान से, आप मुझे बताओ ये आयन है, ये मेटल है, क्लियर होगी बात। तो मुझे बताओ आयन से अगर मेटल बन रहा है तो ये रिएक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? मैं कहता हूँ ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बनाते हैं। तो ये वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले आयन है और आयन से मेटल बनना है, तो ये रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये बात देखो, जिंक टू पॉजिटिव से भी जिंक दिखा रहा है, ये भी रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो दोनों रिडक्शन दे दिए। अब हमें तो चाहिए कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता है ईएमएफ, तो हमें कैसे पता लगेगा ऑक्सीडेशन किसका रख के? तो सुनो, ओके, अब वो ध्यान से सुनना कि ऑक्सीडेशन किसका बनाना है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आपको क्या लेनी है? जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हो रिडक्शन पोटेंशियल की, एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। वही क्या रिएक्ट करेगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह रिएक्ट करेगा। जिसकी नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वही ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा। समझ गए? अब इन दोनों में देख लो नेगेटिव में किसकी ज़्यादा है। नेगेटिव में इसमें हमें पता लग गया जिंक की ज़्यादा है। खैर यहाँ तो पता भी था, यहाँ तो पता भी था, यहाँ तो हमें अभी थोड़ी देर पहले पता लगा जिंक पे वो हुआ था ऑक्सीडेशन। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, अगर हम आपको दो सेल दे दें, मान लो मैं इसमें से कुछ और वैल्यू देता हूँ, मान लो एक तो मैंने दे दी 3.5 और एक मैंने दे दी -2.5। अब दोनों में बताओ ऑक्सीडेशन कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे? सर 3 पॉइंट वाले का ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन साथ में होना ही है। तो जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वही क्या वर्क करता है, वही कैसा वर्क करता है, वही हमारा ऑक्सीडेशन पे वर्क करता है, और जिसकी कम नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू होती है वो रिडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये चीज़ें आपको समझनी है, यही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं समझाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं कि ई सेल नॉट हमें निकालना है, ई नॉट सेल हमें निकालना है, यानी पूरी सेल का ईएमएफ निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक और बात, हमें जो ये पता है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हम इसे ऑक्सीडेशन में कैसे रखें, हम इसे ऑक्सीडेशन में कैसे रखें? तो ध्यान देना, जब भी आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल से निकालना है उसका भी फॉर्मूला अलग होता है, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन से निकालना तो भी फॉर्मूला अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रिडक्शन है इसका जो साइन है उसको अपोजिट करना पड़ेगा, उसको अपोजिट करना पड़ेगा। दैट इज ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल, ये जो नेगेटिव में वैल्यू दे रखी है ये हो जाएगी 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि जो SRP होता है वो माइनस SOP के इक्वल होता है, और अगर आपको कभी SOP दिया है तो वो माइनस SRP के इक्वल होता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना? ओके, तो ये 0.76 प्लस 0.34, तो इसका जो ई सेल का आ गया वो कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। ओके, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर? 1.10, खैर 1.1 ही था। ओके, 1.10 वोल्ट आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ओके, अंडरस्टैंड मैंने क्या समझाया? अब मैंने कहा था ईएमएफ ना हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये कौन सा तरीका था भाई? ये जो तरीका था ना वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका था। स्टैंडर्ड, जब हमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन दिया हो 1 मोलैरिटी का दिया हो, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है वो भी 1 मोलैरिटी का दिया हो, तब तो हमें डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मोलैरिटी चेंज हो जाए, तब हम कैसे करें? अगर मोलैरिटी चेंज हो जाए तब कैसे करें? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नस्ट इक्वेशन। कौन सी यूज़ करते हैं? नस्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो वो निकलता है नस्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन से देखो मैं पहले एक एक सेल का बताता हूँ कैसे होता है। तो नस्ट इक्वेशन में जो मान लो हम जिंक का निकालें तो ऑक्सीडेशन जो निकलेगा, ऑक्सीडेशन ईएमएफ, ठीक है, ठीक है, सेल का जो ईएमएफ निकलेगा ऑक्सीडेशन सेल का, वो क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ईएमएफ माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर log बेस 10 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन। अब जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया वो हम रख देंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन के लिए हो गया। और रिडक्शन के लिए क्या होगा? ई रिडक्शन विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन
ऑफ दैट वन, जो भी इलेक्ट्रोड हमें दिया वो, और प्लस आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन log base 10 कॉपर आयन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये दोनों अलग अलग सेल के लिए नस्ट इक्वेशन है, दोनों अलग अलग के लिए, अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए तो अलग अलग के लिए ये होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं टोटल क्या होगा, तो दो टोटल इन दोनों को जोड़ दो, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी ई सेल ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सम कर दो, आपका आ जाएगा। तो हमें क्या पता लगता है, देखो ऑक्सीडेशन की जगह क्या रखा, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 जिंक 2 पॉजिटिव, ओके, और प्लस में ई नॉट रिडक्शन प्लस 0.0591 लॉग बेस 10 CO2 पॉजिटिव। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक CO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये आ गया, यानी ऊपर हम रखेंगे जिंक का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे हम रखेंगे कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम डैनियल सेल का जो EMF है निकाल सकते हैं एट एनी कॉन्सेंट्रेशन जो भी हमें दिया जाता है। समझ गए फ्रेंड्स, आई होप कि इतना तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नस्ट इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात यहाँ से क्या आती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आप वैसे ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। देखो जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो चीज़ें बता रहा हूँ। कॉपर में क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज पॉजिटिव साइन है, लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट जो हम लॉगरिथम सॉल्व करते हैं ना तब आता है। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, पूरा डैनियल सेल मैंने उसमें बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल जितनी चीज़ें समझाई वो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड थी, सारी की सारी एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो सब समझाइए, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड अब इसके साथ ही हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा जो चैप्टर का जो भी हमने पढ़ा है वो एकदम पक्का हो जाए, उसको एक मजबूत नींव मिल जाए। जब हम किसी टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए हमने उन पे एक तरह से उस टॉपिक को बिल्कुल हमने पक्का कर लिया, उसे हमने सीमेंट से चिन दिया, अब वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आज में आता है, जो डैनियल सेल है उसमें एनोड किसका बना होता है, इन द डैनियल सेल एनोड इज मेड अप ऑफ। ठीक है, एनोड की बात कर रहे हैं डैनियल सेल में, तो एनोड बताओ जल्दी से किसका बना होता है, अभी हमने बताया था किसका बना होता है, जिंक का बना होता है, जिंक का बना होता है, जस्ते का बना होता है, दैट इज बी इज द आंसर। क्या आंसर है इसका, बी आंसर है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है डैनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है, इन द डैनियल सेल कैथोड इज मेड अप ऑफ। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड किसका बना होता है, कैथोड बना होता है कॉपर का। तो आप कहोगे सर क्या इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो सर देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं, जो पहले साल में पेपर्स आ चुके हैं, बहुत सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद, तो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, वो भी बी हो गया। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। डैनियल सेल में विद्युत अपघटन के रूप में किसका प्रयोग होता है, विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन अ डैनियल सेल। ठीक है, अब हमें पता है डैनियल सेल में दो हाफ सेल होती हैं, दो हाफ सेल होती हैं। ठीक है, तो एक में क्या होता है, एक में तो होता है जिंक सल्फेट, और दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में होता है कॉपर सल्फेट। तो दो इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं इसमें। ठीक है, वो मत बताओ जो सॉल्ट ब्रिज में होता है, सॉल्ट ब्रिज में अगर पूछेंगे तो सॉल्ट ब्रिज वाला बताना है, यहाँ डैनियल सेल का पूछा है तो डैनियल सेल का बताना है। तो दो सोल्यूशन होगा, एक जिंक सल्फेट और एक कॉपर सल्फेट। सो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया सी, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा आंसर आया इसका, सी आंसर आया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूँ, ये जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी में होता है, ये भी ध्यान से सुन के जाओ। अगर हमारे पास कभी लेड स्टोरेज बैटरी आ जाए, पूछने के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो लेड स्टोरेज बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डैनियल सेल में लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इन द डैनियल सेल। देखिए जिस तरह की चीजें मैंने बताई लगभग सेम चीजें ही आ रही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है विद्युत धारा को रोकना, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल नहीं। विलयनों के बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द सॉल्यूशन। सी है गैसों का आदान प्रदान करना, टू एक्सचेंज द गैसेस, तापमान को नियंत्रित करना, टू कंट्रोल द टेम्परेचर। तो देखो गैसों का आदान प्रदान की कोई बात नहीं होती, तापमान को नियंत्रित करना कोई नहीं, क्योंकि गैसेस तो बनती नहीं है तो उनका आदान प्रदान है नहीं, टेम्परेचर की यहाँ कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो डैनियल सेल में जो सॉल्ट ब्रिज का वर्क था मैंने बताया था, इट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है सॉल्यूशन को। सो बी इज द आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
डैनियल सेल में होने वाली समग्र अभिक्रिया क्या है? डैनियल सेल में होने वाली समग्र अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द डैनियल सेल? देखो डैनियल सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें क्या है, जो जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर हुई थी, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन वाली, वो प्लस रिडक्शन वाली, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाली क्या थी हमारी, जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारी रिडक्शन वाली थी वो क्या थी, वो थी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल Cu, ये थी। अब इन दोनों को सम कर दो तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाती है, ठीक है। इन दोनों के सम से हमें क्या करता है, ओवरऑल रिएक्शन मिल जाती है, तो ये हो जाती है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो फाइनलाइज रिएक्शन हो गई जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। दैट्स इट, ये हो गई। तो इसमें से देख लो कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है। सो ए इज द आंसर, ए ही सही है, तो ए आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ध्यान से देख लेना, यही आंसर है, ठीक। ये नहीं है, इसमें आयंस उल्टे हैं, ठीक है। ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन का कोई केस ही नहीं होता। हाइड्रोजन का केस कब होता है, हाँ ये भी ध्यान से सुनो, अगर हम सिर्फ जो जिंक की हाफ सेल रखें, जिंक हाफ सेल विद SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब ये रिएक्शन होगी। अगर कॉपर की हाफ सेल रखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये वाली सेल होगी, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, केवल ए इज द आंसर डैनियल सेल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6। डैनियल सेल में जस्ता इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? व्हाट रिएक्शन ओकर्स एट द जिंक इलेक्ट्रॉन इन द डैनियल सेल? बता दो जल्दी से, जस्ता इलेक्ट्रोड दैट इज जिंक पर कौन सी होती है? यस, ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। और जिंक इलेक्ट्रोड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन बनाता है, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी, ठीक। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। डैनियल सेल में तांबा इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तांबा इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया है? तो तांबा इलेक्ट्रोड जो होता है Cu वाला होता है, ठीक है। इस पर जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन होता है। और क्या होता है कि कॉपर आयन आते हैं सॉल्यूशन में से, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, बी रिडक्शन रिएक्शन होती है, बी इज द आंसर। 8 क्वेश्चन। डैनियल सेल में लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज में आमतौर पर किस लवण का उपयोग किया जाता है? सॉल्ट ब्रिज में किस लवण का उपयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो बताओ कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम नाइट्राइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या मैग्नीशियम सल्फेट? बिल्कुल सही जो होगा पोटेशियम नाइट्रेट होगा, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, इनमें से, ठीक है। अगर हमने बात की थी तो हमने बात किया था कि KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, ये K2SO4 हो सकता है। कुल मिला के मैंने एक बात की थी, ओनली द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम यूज्ड, ओनली द सॉल्ट ऑफ पोटेशियम आर यूज्ड, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा पोटेशियम नाइट्रेट, बाकी किसी का सॉल्ट इसमें यूज नहीं होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। डैनियल सेल में विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से आया क्वेश्चन कि करंट का फ्लो किस दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस दिशा में होता है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो कहाँ चलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो कहाँ चलते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो करंट चलता है इट इज़ अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करंट क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोज द इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ चलती है, वो कॉपर से जिंक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो करंट कहाँ चलेगा, कॉपर से जिंक की ओर। तांबा से जस्ता, कॉपर टू जिंक, जस्ता से तांबा, जिंक टू कॉपर, दोनों दिशाओं में कोई प्रवाह नहीं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए आंसर, तांबा से जस्ता, ए इज द आंसर, ठीक है, कॉपर से जिंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डैनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल पूछा है इन्होंने, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है सेल का, तो कितना होता है अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था, वो होता है दैट इज 1.10 वोल्ट, सी इज द आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं आपको, देखो मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, EZn Zn2 पॉजिटिव। अब ये है क्या, आप खुद देखो, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। अब जो मैं इसके सामने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा ना, ठीक है, वो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन वाला, दैट इज प्लस लगा देता हूँ 0.76 वोल्ट। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूँ, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक, ये रिडक्शन है, और ये रिएक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज -0.76 वोल्ट, ठीक है, ये ध्यान देना। अब हमें पता है जिंक का इतना होता है, कॉपर का कितना होता है, Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu कितना होता है, वो होता है प्लस के 0.34 वोल्ट, ठीक। तो इसको और इसको जोड़ दो, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको
आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है बताओ, प्लस 0.76 प्लस 0.34 वोल्ट, दैट इज़ 1.10 वोल्ट, ये आता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, डैनियल सेल किस प्रकार का सेल है। आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डैनियल किस प्रकार का सेल है, प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल है। तो अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है, ये कौन सा सेल है, ये गैल्वेनिक सेल है। किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, दैट इज डी इज द आंसर। अब बात करोगे सर ये प्राइमरी क्यों नहीं है, सेकेंडरी क्यों नहीं है, विद्युत अपघटनी सेल क्यों नहीं है, ठीक है, इन सब की बात करता हूँ। देखो, प्राथमिक सेल का क्या मतलब होता है, जो सेल सिर्फ एक बार वर्क करते हैं, ठीक है, और केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी सेल इसलिए वो है जो बार बार रिचार्ज किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारी लिथियम आयन बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, वो सब, ठीक है। और जो जिंक वाला है, ये जो हमारा डैनियल सेल है, इसमें हमें पता है रिएक्शन होने के बाद ना जो सॉल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, दैट्स इट, इज नॉट अ सेकेंडरी सेल, ये सेकेंडरी सेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विद्युत अपघटनी सेल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होते हैं, जिनमें जो सॉल्यूशन होता है वी कैन चेंज द सॉल्यूशन, जिनमें जो सॉल्यूशन होता है वो चेंज होता रहता है बार बार रिवर्स होके, ठीक है। तो इसलिए जो एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे विद्युत अपघटनी सेल में भी आएगा और इसे वेट सेल भी कहते हैं, एक और बता दूं, ये दोनों में आएगा, तो इसके आंसर दोनों हो जाएंगे डी एन सी, ठीक है, दोनों है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट तो है ही ना भाई, सॉल्यूशन तो भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, डैनियल सेल में जस्ता दैट इज जिंक सल्फेट विलयन का क्या कार्य है। जिंक सल्फेट विलयन का क्या कार्य है बताओ, ऑक्सीकरण को बढ़ावा देना, अपचयन को बढ़ावा देना, जस्ता इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोलाइट प्रदान करना या तांबा इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोलाइट प्रदान करना। इसका हमें आंसर देना है कि जिंक सल्फेट का क्या काम है। तो जिंक सल्फेट का क्या काम होता है, सी, दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोलाइट प्रदान करना, प्रोवाइड इलेक्ट्रोड फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी तो मिलना चाहिए उसे, तो उसके लिए काम करता है। सिमिलरली दैट डैनियल सेल में कॉपर सल्फेट का क्या काम है, ठीक है, कॉपर सल्फेट विलेन का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द डैनियल सेल, इट इज़ फॉर तांबा इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोलाइट प्रदान करना। भाई कॉपर सल्फेट कॉपर को देगा, जिंक सल्फेट जिंक को देगा, दैट्स इट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डैनियल सेल में लवण सेतु में उपयोग होने वाले लवण का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सॉल्ट यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज ऑफ डैनियल सेल। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करना, आयनों का प्रवाह करना, गैसों का प्रवाह करना, तापमान का प्रवाह करना। तो देखो, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट यूज़ होता है, हमें कौन कौन सा सॉल्ट पता है, KCl पता है, KNO3 पता है, K2SO4 पता है। ये जो होता है इसका एक काम तो ये था, लवण जो सॉल्ट ब्रिज था उसका पूरा क्या नाम था, मतलब पूरा काम क्या नाम था, न्यूट्रलाइज करने का। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, टू फ्लो द आयंस, आयनों का प्रवाह करना, टू फ्लो आयंस, ठीक है, आयनों को प्रवाह करना। मैंने बताया था ना, क्या होता है कि जब जिंक आयन बन के आते हैं, भाई उसको आयन कौन देगा, उसको उन आयंस को कौन मोबिलिटी देगा, तो वो देता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, उसी के थ्रू आयंस जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच इज द लास्ट ऑफ दिस सीरीज। डैनियल सेल में जस्ता इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, इन द डैनियल सेल व्हाट हैपन ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। जस्ता के आयन बनते हैं, तांबे के आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लाभ होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बताओ, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जस्ता के आयंस बनते हैं, ये सही है। अब इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होते। अगर यहाँ होता है ना इलेक्ट्रॉन आर लॉस, तो सही होता, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होते, लॉस होते हैं, ठीक है। तो जस्ता आयन बनते हैं, जिंक आयन फॉर्म, यही सही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते तो दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन सही है, ए, ठीक। तो इसका ये हो गया, 14 वाले का बी हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देखो कि मैंने की पूरी जो ये सीरीज आपको कराई है, यानी टॉपिक 2 भी हमारा क्लियर हो गया आज, ठीक है। 25 से 30 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको लगभग एक टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। इसी तरह से करके पूरे 25 टॉपिक की सीरीज है, और आई गारंटेड कि इसमें से आपको 40+ क्वेश्चन मिल जाएंगे इन 25 टॉपिक की सीरीज में से। और 40+ क्वेश्चन का मतलब होता है 160 से 200 नंबर, ठीक है, जो कि नियरेस्ट मेरिट है, ठीक है। और अगर मैंने 25 क्वेश्चन की सीरीज ये बनाई और 25 की और बना दूँ टॉपिक की, 50 टॉपिक की सीरीज अगर आपको मिल जाए तो पेपर पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, फिर तो पेपर आपका क्लियर जाना है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट और कहीं है नहीं, यूट्यूब पे आप ढूंढ लो चाहे जितना मर्जी, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स के भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्री में अपनी तैयारी कीजिए और लगा दो जी जान। मेरी ओर से शुभकामनाएं, एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।